मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकेंड के बीएसटी के पेपर इनकम टैक्स में अदर फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। इसमें पहला आता है, नेक्स्ट जो है वो है चल संपत्तियों का हस्तांतरण। नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई चल संपत्ति कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को हस्तांतरित की जाती है तो उस सुविधा का मूल्य कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ा जाएगा और उसका मूल्यांकन हम जब करेंगे तो उसमें पहली ही कंडीशन आती है कि जब नई संपत्ति नियोक्ता खरीद कर हस्तांतरित करने के लिए देता है तो नियोक्ता के लिए उसकी जो लागत आई है, जो वास्तविक लागत है, वही उस सुविधा का मूल्य होगा। और दूसरा पॉइंट है कि जब पहले से उपयोग में ली गई कोई चल संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तो नई जो संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है वो पहले से अगर काम में ली जा रही है नियोक्ता के द्वारा, तो उसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर हैं तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच इट इज़ यूज्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी संपत्ति की मूल लागत में से कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो उनको संपत्ति की जो मूल लागत है उस मूल लागत में से 50% की रेट से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर उसका प्रत्येक संपूर्ण वर्ष का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वह इस कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मूल्य होगा और यही कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रिंटर, डिजिटल डायरी, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज, ये सब शामिल हैं। और बी पॉइंट है कि मोटर कार, यदि पहले से ही नियोक्ता द्वारा काम में ली जा रही मोटर कार कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को हस्तांतरित की जाती है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार में से हम डेप्रिसिएशन 20% पर एनम की रेट से जो डेप्रिसिएशन होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर ईच कंप्लीटेड ईयर का वो घटा देंगे और घटाने के बाद जो बचेगा वो इस सुविधा का मूल्य होगा। और सी पॉइंट है फॉर अदर मूवेबल एसेट्स, अन्य घरेलू उपकरण में आता है टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, ओवन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ये सब इसमें आते हैं। अगर ये पहले से नियोक्ता द्वारा काम में ली जा रही हैं और उसके बाद में वो कर्मचारी को हस्तांतरित करता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से 10% की रेट से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो घटा देंगे जितने समय उसने काम में लिया है। उसके बाद जो उसकी मूल्य होगा वही इस सुविधा का मूल्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो कि नियोक्ता के द्वारा पूर्व में 10 वर्ष से काम में ली जा रही है तो उस सुविधा का मूल्य नील आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश, यानी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स। यानी स्वेट इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जिन्हें कंपनी अपने कर्मचारियों को या संचालकों को रियायती दर पर या मुफ्त में या किसी कार्य के प्रतिफल के बदले में नकद के स्थान पर निर्गमित करती है और यह विकल्प कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाता है। और इसका मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं अधिसूचित अंश, यानी कोटेड शेयर्स हैं, यानी ऐसे शेयर्स जो कि किसी भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित हैं। तो ऐसे विकल्प का उपयोग करने वाले दिन उनका जो उचित बाजार मूल्य होगा, इन दिन के प्रारंभ व अंत के मूल्य का औसत उचित बाजार मूल्य होगा और वही इन अंशों का मूल्य माना जाएगा। अब इस राशि में से यदि कर्मचारी से कंपनी द्वारा कोई राशि वसूल की गई है तो उसको घटा दिया जाएगा और शेष राशि ही ऐसे अंशों का मूल्य होगा और कर योग्य अनुलाभ होगा। नेक्स्ट आता है गैर अधिसूचित अंश, यानी ऐसे अंश जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं तो उनके उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन किया जाएगा और वह इस मूल्य में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि को घटा दिया जाएगा। शेष राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगा। अब नेक्स्ट जो फ्रिंज बेनिफिट है वो है अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान या पुनर्भरण, पेमेंट और reimbursement of expenses by employer on traveling during accommodation and other expenses during holidays, Rule 3 subsection 7 and 1 सेकेंड। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है और इसका मूल्यांकन जो हम करेंगे
वो होगा कि यदि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से दी जाती है तो नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि इस सुविधा का मूल्य होगा। यानी छुट्टी के दौरान अगर कर्मचारी कहीं जाता है और उसका भुगतान नियोक्ता करता है तो यह जितना भुगतान नियोक्ता करेगा वो राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। नेक्स्ट है, यदि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से नहीं दी जाती तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो बाह्य एजेंसी जनता से वसूल करती। और सी पॉइंट है, यदि कर्मचारी कार्यालय के कार्य से बाहर गया है तो उक्त सुविधा का मूल्य शून्य होगा, क्योंकि ऑफिस के काम से जा रहा है तो उसका मूल्य शून्य होगा। लेकिन यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उसके साथ जाता है और परिवार के सदस्य के लिए नियोक्ता द्वारा ये खर्चे वहन किए जाते हैं तो कर्मचारी के लिए कर्मचारी का स्वयं का खर्चा तो कर योग्य नहीं है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य के लिए जो खर्चा नियोक्ता ने वहन किया है वो कर योग्य होगा। और ऑफिस का काम समाप्त करने के बाद यदि व्यक्तिगत कारणों से कर्मचारी वहाँ रुकता है और इन सुविधाओं का उपयोग करता है और ऐसे व्यक्तिगत समय के लिए जो भी खर्चा हो रहा है नियोक्ता अगर वहन कर रहा है तो वो खर्चा फिर कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। एफ पॉइंट है, निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। यानी कार्यालय समय में यदि यह सुविधा नाश्ते की, खाने की या टी और स्नैक्स की सुविधा नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों को दी है तो इस सुविधा का मूल्य जो होगा उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो परिस्थिति यदि यह है कि टी, स्नैक्स इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक, नॉन एल्कोहलिक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स के दौरान चाय, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक की सुविधा, लेकिन एल्कोहल नहीं होना चाहिए उनमें, तो ये सुविधा दी गई है। तो ये सुविधा तो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। मील ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अगर भोजन की सुविधा कार्यालय समय के दौरान दी है एट रिमोट एरिया और ऑफिस और साइट, दूर दराज क्षेत्र या अपतटीय क्षेत्र पर यह सुविधा अगर नियोक्ता ने दी है तो यह सुविधा भी कर मुक्त होगी, नील होगी इसका भी मूल्य। इन अदर केसेस वेदर प्रोवाइडेड एट ऑफिस प्रीमिसेस और आउटसाइड और थ्रू कूपन्स, यानी इसके अलावा, इन परिस्थितियों के अलावा अगर और कहीं यह सुविधा नियोक्ता ने दी है तो एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज़ पर मील, यानी 50 रुपये प्रति भोजन तक तो कर मुक्त होगा। लेकिन अगर नियोक्ता ने इसे ज़्यादा वहन किया है तो अधिक के कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ दिया जाएगा और इस अनुलाभ का मूल्य होगा वो। और इन अदर केसेस अदर देन ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स के अलावा अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को नाश्ते भोजन की सुविधा दी है तो यह सुविधा, भोजन की सुविधा एक्चुअल अमाउंट बोर्न बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा वास्तव में वहन की गई राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी। और यदि उक्त सुविधा के लिए नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो वह कर योग्य राशि में से कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर्स और टोकन। यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को कोई उपहार, वाउचर या टोकन दिया जाता है तो ऐसा उपहार या वाउचर या टोकन आदि सुविधा का मूल्य, उपहार का मूल्य या वाउचर का मूल्य जो होगा वो इस सुविधा का मूल्य होगा। अब यदि गत वर्ष में ऐसे उपहार की कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी और 5,000 से अधिक होने पर आधिक्य जो होगा वह कर योग्य होगा। और नेक्स्ट है कि यदि उपहार नकद में या ऐसे प्रपत्र के माध्यम से दिया गया है जो नकद या रोकड़ में परिवर्तनीय है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगा। तो ये इस सुविधा का मूल्यांकन है कि अगर ये सुविधाएं दी जाती हैं तो हम किस तरीके से उसका मूल्यांकन